नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी विधानसभा सत्र का 17 अगस्त से शुरुआत होगा। सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 16 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 17 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। 17 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में कई अध्यादेश और विधेयक पेश किए जाएंगे। कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। 16 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 16 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और ये भी इस बार अहम ये हो जाता है कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले इस सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगी अलग अलग मुद्दों पर। उधर बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के 7 नए मंत्री उतरे मैदान में। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से अलग अलग स्थलों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा का होगा समापन। 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभाओं से होकर गुजरेगी यात्रा। इस दौरान लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा होगी तय। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह होगी स्वागत सभाएं। बताया जा रहा है कि प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को यात्रा के प्रभारी बनाया गया है। केंद्र और यूपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत विपक्षियों के हमलाओं को और जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, यात्रा के दौरान दिया जाएगा जवाब। लगातार विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करता है, अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है, उसी के मद्देनजर सरकार जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जवाब देगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से अलग अलग जगहों पर जन आशीर्वाद यात्रा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करनी होगी। बताया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह होगा स्वागत सभाएं। प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल को यात्रा के प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्र और यूपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। विपक्षियों के हमलों को यात्रा के दौरान दिया जाएगा जवाब। बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई, बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के 7 नए मंत्रिमंडल के सदस्य मैदान में उतरेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमसे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। एसके वाजपेयी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बीजेपी यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। उसमें खास तौर पर ये यात्रा जो उत्तर प्रदेश के 7 नए मंत्री केंद्र में मंत्री बने हैं उनकी तरफ से निकाली जाएगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी 16 तारीख से इस अभियान को चलाएगी, जो लगातार चलेगा और 19 तारीख तक ये अभियान होगा। उत्तर प्रदेश के करीब 3 दर्जन लोकसभा, 120 विधानसभा के 3500 किलोमीटर यात्रा को ये जन आशीर्वाद यात्रा तय करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय पदाधिकारी होंगे वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ में यूपी बीजेपी के एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को इसका प्रभारी बनाया गया है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं इनको लोगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ जो विपक्ष जिन चीजों को लेकर कहीं न कहीं लगातार हमलावर है, उनका जवाब इस यात्रा के माध्यम से देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसके अलावा अगर हम कहें कि तो 16 तारीख को जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा, उनकी यात्रा होगी। इसी तरीके से कौशल किशोर की यात्रा होगी। साथ ही साथ में जो अनुप्रिया पटेल हैं उनकी भी यात्रा होगी। इस तरीके से लगातार ये यात्रा 19 तारीख तक चलेगी, जिसमें
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और विधानसभाओं से गुजरते हुए ये यात्राएं अलग अलग स्थानों पर समाप्त होंगी जी। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर यात्रा निकाली जाएगी, विपक्ष के हमलाओं का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद पे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महासंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान 30,000 गांव के 90 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए लोगों से संपर्क साधा जाएगा और साथ ही मेरा देश मेरा गांव अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सूबे में अपना खोया जनाधार वापस हासिल करने की जुगत में लगी कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के 30,000 गांवों के 90 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 चयनित गांवों और वार्ड में 75 घंटे तक रुकेंगे और आम लोगों से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यूपी कांग्रेस के नेतागण व कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में 75 घंटे का प्रवास करेंगे। यह अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में 75 घंटे यानी 3 दिन कांग्रेस पार्टी 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क अभियान बनाएगी। कांग्रेस का महासंपर्क अभियान 19 अगस्त से शुरू होगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस का 90 लाख लोगों से मुलाकात करने का लक्ष्य है। पार्टी कार्यकर्ता गांव और वार्डों में अपने पड़ाव के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ श्रमदान भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ता चुनिंदा गांव में संविधान की शपथ दोहराएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को हम 19 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जो 21 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार चलेगा। पहले दिन के कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा देश संवाद नामक कार्यक्रम होगा और गांव में जाने के बाद इसके अंतर्गत गांव में चौपाल लगाकर हमारे नेता कार्यकर्ता ग्राम सभाओं में, वार्डों में खेती, किसानी, ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर बात करेंगे। मेरा देश मेरा गांव अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बढ़ती महंगाई, किसानों को हो रही समस्याओं, छुट्टा पशुओं की समस्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। जाहिर है सियासी रण में कांग्रेस ने भी अब ताल ठोक दी है। लखनऊ से नगमा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर कानपुर में वायरल वीडियो पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। चेयरमैन ने जताई घटना पर सख्त नाराजगी। कानपुर नगर पुलिस आयुक्त ने किया जवाब तलब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित के साथ अराजक तत्वों ने मारपीट किया और पीड़ित ने जबरन नारे लगवाए गए, उससे पीड़ित से जबरन नारे लगवाए गए। छोटी बच्ची पिता के लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आया। बच्ची पर पुलिस की मौजूदगी में युवक को मारा पीटा गया। आयोग ने कहा तत्काल दोषियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, प्रकरण के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 3 दिन में आयोग ने कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में वायरल वीडियो को लेकर अब ये मामला और गर्मा गया है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आयोग ने ये कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें,
कि कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी गई थी। इस पूरे वीडियो में एक दृश्य ये भी था कि बच्ची अपने पिता को पकड़े हुई थी और वो बार बार इन लोगों से गुहार लगा रही थी कि पिता को छोड़ दिया जाए, लेकिन अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हुए इन लोगों को इस बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आया और उसे और उसके पिता को पीटते रहे। बच्ची के पिता को पीटा गया। ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई। छोटी बच्ची के प्रार्थना करने के बाद भी किसी को कोई कुछ नहीं समझ पाया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमसे जुड़ रहे हैं। एसके वाजपेयी, कानपुर वाले जो मामला सामने आया था, वायरल वीडियो हुआ था, अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सख्त है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उसकी बच्ची लगातार उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, इस पूरे मामले पर यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है और कानपुर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस हुआ है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 3 दिन के अंदर पूरे मामले पर कार्रवाई करें और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल हैं, कहीं न कहीं जो वीडियो में डिटेक्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा जो है वो भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जिस तरीके की ये घटना हुई है, कहीं न कहीं इस तरीके की घटना से समाज में गलत संदेश गया है। इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार जो है आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेने के बाद पुलिस आयुक्त से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। तो निश्चित है कि 3 दिन के अंदर पुलिस आयुक्त तो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और पीड़ित परिवार के लिए क्या सुरक्षा को लेकर कदम उठाए हैं। जी चलिए, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कन्नौज में पुलिस पर रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी को पीटने और झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करने का आरोप लगा है। मामला बढ़ने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिपाही संदीप कुमार और उसके साथी ने मुझे खींचा और मैं गिर गया। मेरे साथ मारपीट की, खींचते हुए मुझे पुलिस गाड़ी तक ले गए। फिर आपको छोड़ भी दिया था पुलिस ने? क्या मुझे छोड़ दिया। उसके बाद में थाने बुला के ले गए। मुझे 6 घंटे तक वहाँ पर डिटेन करके रखा। फिर पुलिस रात को 11:30 बजे घर पे आई, जिससे मुझे बहुत आत्मदुख होता है। इस रिटायर्ड फौजी का सीमा पर दुश्मन तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन घर में पुलिस ने वो सब कर दिया जो किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं होना चाहिए। सुनिए फौजी की बेटी क्या कह रही है। ये अस्पताल की बात है। मेरे पापा सुबह वैक्सीन के लिए पर्ची लेने आए थे। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था मेरी मदर के लिए, तो वो पर्ची लेने आए थे। ये लाइन में लगे हुए थे, हम अंदर चले गए थे। इन्होंने पर्ची के लिए काफ़ी पीछे थे। लगते लगते 5-6 आदमी लोगों ने जेंट्स में से हट के लेडीज़ों की लाइन में से पर्चियाँ ली हैं, तो वो लोग लेके हट के चले गए। जब मेरे पापा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इधर से ले रहे हैं। जब धक्का लगा तो वो इधर हो गए लेडीज़ की लाइनों में। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये लेडीज़ की लाइन में थे। कौन लोग कह रहे हैं? वहीं पे लिखत में भी अस्पताल वालों ने झूठ दिया है कि ये लेडीज़ की लाइन में थे। लेडीज़ की लाइन में इतना बुजुर्ग आदमी क्यों जाएगा? पहली बात तो क्यों जाएगा? जब वो अपनी लाइन में लगा वहाँ क्यों जाएगा? धक्का दिया गया है, इधर उधर हुए, पुलिस वालों ने पकड़ के मारा है। रुकिए, अभी ट्विस्ट बाकी है। दावों के मुताबिक वैक्सीन की लाइन को लेकर बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी को पुलिस कर्मियों ने जब पीट कर मन भर लिया तो घसीट कर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद पुलिस वाले साहब का गुस्सा शांत हुआ तो छोड़ दिया। इस बीच किसी शख्स ने पुलिस की दबंगई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर एंट्री ली और बुजुर्ग फौजी के घर पहुंच गई। अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्ग कर्नल महिलाओं की लाइन में घुस रहे थे। जनपद कन्नौज के थाना छेबरामऊ क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा यह सूचना दी गई कि एक वृद्ध ज़बरदस्ती महिलाओं की लाइन में घुस करके वह वैक्सीन लगवाना चाह रहा है और मना करने पर वहाँ के स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जा करके वहाँ से उस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में एक वीडियो द्वारा यह भी जांच सामने आई कि एक आरक्षी द्वारा
अपने पदी कर्तव्यों को अवहेलना करते हुए उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की भी घटना देखी है। फौजी का सम्मान करने की बात छोड़ दीजिए, बुजुर्ग का सम्मान करने की भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बुजुर्ग को पीटने का अधिकार पुलिस वाले साहिब के पास कैसे आया? साहिब को इतना गुस्सा था कि बुजुर्ग की एक नहीं सुनी गई। साहिब कोई चोर उचक्के को पकड़ नहीं रहे थे। बात एक रिटायर्ड फौजी की थी, बात एक बुजुर्ग की थी। राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मेरठ में सड़क किनारे नाले के पास 2 युवतियों का शव मिला है। मामला सरधना इलाके के नानू रतौल रोड का बताया जा रहा है। युवतियों की उम्र करीब 25 से 28 साल के बीच की बताई जा रही है और पहचान तिब्बती हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस काफी कोशिश के बाद भी शव का शिनाख्त नहीं कर पाई है, जिसके बाद शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है। तो सड़क के किनारे 2 युवतियों को शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 25 से 28 साल के बीच उम्र बताई जा रही है इन दोनों की। पुलिस ने शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। आखिरकार ये कहां की हैं? सरधना में 2 महिलाओं का शव एक नाले में मिला है। शव काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण चेहरा और बाकी बॉडी पार्ट्स फूल गए हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरधना में बेटियों के सम्मान और अधिकार की बातें खूब होती हैं। पुलिस पर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दारोगा जी ने दौड़ लगाने की कोशिश जितनी ट्रेनिंग में की थी, वो सारी उनके एक्शन में नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक मकान से जुड़ी शिकायत को लेकर कुछ लोग थाने पहुंचे थे। दारोगा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने शिकायत करने पहुंची एक महिला को धक्का लगाते हुए दौड़ लगा दी। पीड़ित महिलाओं ने जिस तरीके से अभद्रता का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। दारोगा को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच सीओ सदर आभा सिंह कर रही हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है। ये देखिए, खाकी पूरी तरीके से ड्रेस में है और इनको तमीज नहीं है किस तरीके से महिला के साथ सलूक किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पढ़े लिखे साहब महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए हैं और ये कैमरे में कैद हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है। झांसी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दारोगा जी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में इतने आग बबूला हो उठे कि एक महिला को ही धक्का लगा दिया। घर गिर में रखा था एक दमंग महिला संध्या यादव के पास। उसी के वो हमारा घर हड़पना चाह रही थी, तो हम उसी की कंप्लेंट लेके 3-4 बार गए उनके यहाँ। तो वहाँ पे आज से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया कि आना, आपकी सुनवाई होगी। तो हम उसी के आधार पे गए थे। हम सर से बात कर रहे थे पुलिस वाले से, तो उन्होंने मेरा भाई वीडियो बना रहा था, सिर्फ वीडियो, क्योंकि वो बदतमीजी करने लगे थे। तो मेरे भाई को उनने थप्पड़ मारा। फिर मेरी बहन है तो उसको से धक्का दिया, जिसकी वीडियो है हमारे पास। उसके बाद फिर मैंने लाइव आई, मैंने मीडिया को दिखाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी कि यहाँ दमंगी हो रही है। जब मैंने लाइव चलने लगी तो संदीप कुमार पुलिस वाला है, उसने मुझे पकड़ा, मेरा मोबाइल छीन के ले गया। जब वो छीन के मोबाइल ले गया सर, तो उसके बाद मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा अपना, तो 4 पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। खींचातानी मेरे साथ की 4 पुलिस वालों ने। ये देखो मेरे साथ क्या किया, पूरा हाथ पूरा खूना कच्ची। हमको बुलाया गया था, मकान का विवाद था, दोनों पक्ष को बुलाया था। हम लोग गए और बस पुलिस वाले भड़क गए हम लोगों को देख के और कागज फेंक दिए और मारपीट करने लगे। हमारी माँ को और दोनों बहनों को थाने में बाल पकड़ के घसीट के मार के बंद कर दिया। हम अपनी जान बचा के वहाँ निकल के भागते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि संध्या यादव बोलती थी ना कि हम प्रेम नगर थाने में पैसा भर देंगे 50,000, 1 लाख रुपये कचहरी में दे देंगे, तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारा हम सारा सामान फिटवा देंगे, अपने नाम करवा देंगे। थाने क्यों बुलाया था? सुलहनामा करने के लिए। मारा किसने आपको? पुलिस वालों ने 20-25 पुलिस वाले थे, सारों ने घेर के मारा। मेरी बहन को तो एक मारा और गला पकड़ के दबा दिया। हमको बुलाया गया।
उधर अंबेडकर नगर में अकबरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सरिता गुप्ता ने ईओ को बंधक बना लिया। दरअसल बैठक के दौरान ईओ पर काम न करने और किए गए काम का भुगतान न करने को लेकर तकरार हो गया, जिसके बाद चेयरमैन और सभासदों ने ईओ को उनके ही कमरे में बंधक बना लिया। तो ईओ को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। 3 घंटे तक कमरे में बनाया गया था बंधक। तो अंबेडकर नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। चेयरमैन सरिता गुप्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। अंबेडकर नगर की तस्वीर, चेयरमैन सरिता गुप्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। बताया जा रहा है कि ईओ को कमरे में बंद कर दिया गया और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। चेयरमैन सरिता गुप्ता को गुस्सा आया और ये गुस्सा इस कदर बढ़ा कि ईओ को ही कमरे के अंदर बंद कर दिया। 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। तो अंबेडकर नगर की खबर हम आपको बता दें कि ईओ को गुस्सा आ गया था ज्यादा, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके से गोरखपुर में एक युवक की पिटाई से मौत हो गई है। घटना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक युवक सुबह 4 बजे युवती से मिलने उसके घर गया था। युवती के परिजनों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि युवक चोरी के इरादे से घर में घुसा था। पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। थाने वाले क्या है, हम कहें सर ऐसी सी बात है, मेरे देवर को बंद किया गया है। तो कह रहे हैं कहाँ से, हम कहें यहाँ शायद गाय घाट से। मैं मारपीट बोल रहे हैं सर गाय घाट, इस क्या नाम है, तो इस नाम का तो कोई अभी आया ही नहीं है। तो उसके बाद से हम जैसे अभी 10 मिनट खड़े हुए हैं, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। खोज मेरे हस्बैंड अंदर बाहर गए हैं पूरे खोजने, तब तक तो 2 होमगार्ड ऑटो से उनको लेकर तुरंत पहुँचे हैं। पूरे बदन पे आगे पीछे यहाँ काटा भी है उनका, पूरा आगे पीछे पूरी मार की निशान पड़ी हुई है। आज थाना रामगढ़ ताल में यूपी 112 पर सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर एक घर में घुस गया है। इसमें पीआरवी मौके पर गई और वहां से युवक को पकड़ा पीआरवी ने। जो जांच की गई वहां मौके पे, उसमें पता चला कि जो युवक है वो उस घर में युवती से मिलने आया था, जिस पर कि परिजनों ने और आसपास के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जो युवक है और लड़की के पिता दोनों को पुलिस थाने ले आई। वहाँ से युवक को चोट लगी थी, इसलिए अस्पताल भिजवाया गया। इसमें युवक की अस्पताल में मृत्यु हुई है, जिसमें कि परिजनों की दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। और जो युवती के पिता हैं उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।